गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन जो फिजिकल एग्जामिनेशन जो अपना चैप्टर है उसमें जो फॉर्मेट होता है फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है। इसमें एकदम से पूरी बारीकी से बॉडी को तभी चेक कर पाएंगे जब उसका पूरा फॉर्मेट अपन तैयार करेंगे, पूरा सिस्टमेटिक तरीके से वन टाइम वन पार्ट को अपना एग्जाम करेंगे। देखो किसी भी चीज़ को अपन अगर पूरी बॉडी को एक साथ देखते हैं तो सारी चीज़ें माइनर चीज़ें वो अपने समझ में नहीं आती, उसको अपन पकड़ नहीं पाते हैं, माइनर प्रॉब्लम है। इसलिए अपन क्या है कि सिस्टमेटिक तरीके से वन बाय वन अपना फोकस है वो किसी बॉडी के एक पार्ट पे रहेगा और अपन एकदम वन बाय वन उस फॉर्मेट को अपन फुल फिलअप करेंगे तो अपनी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। उसकी बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई अबनॉर्मलिटी है तो वो अपने को पकड़ में आ जाएगी और उससे अपन उस पेशेंट की प्रॉब्लम को या उसकी बीमारी को अपन पहचान लेंगे। तो उस फॉर्मेट को आपको बढ़ना है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी पेशेंट की आजकल क्या है कि हॉस्पिटलों में जो एडमिशन टिकट होती है उस एडमिशन टिकट में फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट लगा हुआ होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट है वो नर्स को पढ़ना पड़ता है। वो जो चीज़ें उसमें मेंशन होते हैं उसको अपन अगर सबको अपन अगर कवर कर लें, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की आई का एग्जामिनेशन अलग से होगा, नोज का अलग से होगा, हेड का अलग से होगा, यानी हेड से लेके टो तक सिस्टमेटिक तरीके से उस फॉर्मेट को आपको बढ़ना है। उस फॉर्मेट में जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी ऐड होती हैं। अगर आप उस फॉर्मेट को सही ढंग से भर देते हो तो आपको पेशेंट की पूरी बॉडी की जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी और अपन उसका रियल डायग्नोसिस कर पाएंगे। यानी पेशेंट की बॉडी के अंदर अगर कोई अबनॉर्मलिटी है, पेशेंट की बॉडी के अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल कहीं भी कोई दिक्कत है तो अगर आप उस फॉर्मेट को पूरा भर दोगे तो वो प्रॉब्लम आपके सामने आ जाएगी। वैसे अपन अगर याददाश्त रखें तो अपनी पूरी इतनी बड़ी उस फॉर्मेट को अपन ऐसे याद करके नहीं भर सकते, क्योंकि याद करने से तो क्या है कोई बहुत सारी चीज़ें अपने माइंड में लैप्स हो जाती हैं, लेकिन वो जब लिखी हुई होती है तो उसको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए आपके आई की बात मान लीजिए, आई के अंदर आई का कलर कैसा है, आई की बनावट कैसी है, आई लिड कैसी है, पूरी आँख की एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी है ओपेकू कैसी है, सब कुछ उसे दृष्टि कितनी है, ये सब उसमें है तो अपन उसको एक एक करके और उसको मेंशन करते जाएंगे। अगर वो नॉर्मल है तो उसको अपन नॉर्मल लिख देंगे, अगर उसमें कोई अबनॉर्मलिटी है तो वो उसको मेंशन कर देंगे। तो वो चीज़ें सारी वन बाय वन करके अपनी प्रत्येक बॉडी पार्ट्स को अगर जब एग्जाम कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि अपना जो पेशेंट की जो रियलिटी है बॉडी के अंदर जो अबनॉर्मलिटी है उसकी वो आपके सामने आ जाएगी। और कुछ अब जो कुछ दिक्कतें हैं वो स्टेकुलेशन से क्या होता है कि पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई थी, जो दिक्कत होने से लेकर आज तक वो उससे उसका अपने को पता चल जाएगा। तो फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मेट अगर आप सही ढंग से भर देते हो तो आपको पेशेंट की जो फिजिकली जो पेशेंट की शारीरिक रूप से जो उसकी अबनॉर्मलिटी है वो आपको सामने आ जाएगी। तो इससे पहले कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उससे पहले नर्स का क्या रोल होता है, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय नर्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, नर्स को क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो रोल ऑफ द नर्स इन फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन सही ढंग से हो, अच्छे ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन हो, उसके लिए नर्स का क्या रोल होता है। पहला रोल देखो क्या है, मेंटेन प्राइवेसी। देखो फिजिकल एग्जामिनेशन अपन करते हैं तो प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मेल फिजिकल एग्जामिनेशन करे है जहाँ तक पॉसिबल हो, फीमेल का फीमेल फिजिकल एग्जामिनेशन करे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि अपन जब फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो बॉडी पार्ट को अपन ओपन करते हैं तो दूसरे पेशेंटों से, क्योंकि मानव जाति के होने के कारण अपन शर्मिले स्वभाव के होने के कारण या सेक्रेसी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपन क्या करें कि जब भी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो पेशेंट की सहमति से उसके बाद में उस अपन जो है वो बंद कमरे में उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें, यानी दूसरे लोगों के सामने उसके बॉडी पार्ट्स को आप ओपन ना करें। तो प्राइवेसी मेंटेन करना है, एकांत रखना बहुत ज़रूरी है। और मेल का मेल करे, फीमेल का फीमेल फिजिकल एग्जामिनेशन करे, वो द बेस्ट है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन करते समय नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो प्राइवेसी मेंटेन करे। दूसरा जो है वो है गुड लाइट, अच्छी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन तभी होता है जब अच्छी लाइटिंग हो। अंधेरा हो तो अपन सही ढंग से उसका कलर और बहुत सारी चीज़ें अपन उसको एग्जाम नहीं कर पाएंगे। और हो सके वहाँ तक नेचुरल लाइट हो, आर्टिफिशियल लाइट तो कलर तो होनी नहीं चाहिए, एकदम वाइट लाइट होनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके नेचुरल लाइट हो। अगर डे का टाइम हो तो खिड़कियाँ हैं वो खोल दें,
और जो नेचुरल लाइट में जो अपना नेचुरल कलर जो दिखाई देता है वो सबसे बेस्ट कलर होता है, उसमें आराम से अपन उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। तो नेचुरल लाइट है उसकी व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर नेचुरल लाइट नहीं है तो बढ़िया रोशनी की अच्छे जो है वो अपने बल्ब और जो है ट्यूबलाइट की रोशनी होनी चाहिए, और वो कलर्ड नहीं होनी चाहिए, एकदम वाइट रोशनी जो है वो रोशनी होनी चाहिए। तो दूसरा क्या है, लाइट की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरा जो है यह है कंफर्टेबल बेड और एग्जामिनेशन टेबल, यानी पेशेंट को बिठाने के लिए या लेटाने के लिए कंफर्टेबल चेयर या जो है एग्जामिनेशन टेबल होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन टेबल होती है जिसके ऊपर पेशेंट को अपन आराम से लेटा सकते हैं, पेशेंट आराम से करवट ले सकता है, जो भी पोजीशन आप दे सकते हो वो पोजीशन अपन उसको दिला लेते हैं, आराम से पेशेंट है वो कंफर्टेबल डिवाइस में रहे। या जो टेबल होती है या जो अपनी जो चेयर होती है वो उसको अगर आपको बिठाना है, जैसे डॉक्टर कंसल्ट करता है तो पेशेंट को आराम से बिठा के और फिर उससे बातचीत करता है, ताकि बीमार आदमी पहले से परेशान होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, वो आराम से अपने एग्जामिनेशन करवा ले, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में वो रह के और अब उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकें। इसलिए एग्जामिनेशन टेबल या एग्जामिनेशन जो बेड है वो एकदम आरामदायक होना चाहिए, आराम से पेशेंट उसके ऊपर बैठ सके, नीचे उतर सके, आराम से उस पर लेट सके, करवट ले सके, इस प्रकार की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उसके अंदर होनी चाहिए। तो अच्छा अपना जो है वो कंफर्टेबल बेड है, वो एग्जामिनेशन टेबल है, उसकी व्यवस्था अपने पास होनी चाहिए। उसके बाद में है प्रिपरेशन ऑफ द इक्विपमेंट, सामान अपने पास पूरा होना चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन ट्रे जो है वो पूरी कंप्लीट अपने पास होनी चाहिए, ताकि अपन अच्छे ढंग से पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि आर्टिकल्स के अभाव में फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपके पास वेटिंग मशीन नहीं है, आप वेट से नहीं ले पाओगे, अंदाजे से वेट लिखोगे तो उसका सही तरीके से आंकलन नहीं हो पाएगा। आप हाइट, आपके पास टेप मेजर नहीं है, यानी सभी आर्टिकल्स एकदम से जो भी नीडेड आर्टिकल्स होते हैं वो सारे आर्टिकल्स अपने पास होने चाहिए, ताकि ढंग से अपन पेशेंट का है वो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सके। बिना सामान के कोई काम है वो ढंग से नहीं होता, इसलिए फिजिकल एग्जामिनेशन ट्रे जो है वो उसको अच्छी तरीके से रेडी करके सारा सामान है वो वर्किंग में हो, पूरा सामान है वो काम करने लायक हो, ऐसा व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बेसिक जो नर्स की जो रोल है, यानी बेसिक सावधानियां हैं, बेसिक जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो नर्स को रखना चाहिए, ताकि अपन ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकें। उसके बाद में है फॉर्मेट ऑफ द फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी फिजिकल एग्जामिनेशन का फॉर्मेट फटेंगे अपन हेड से लेके और टो तक, एकदम फोकस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के ऊपर फोकस करके अपन फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसलिए इस फॉर्मेट से, जो फॉर्मेट में जो एकदम सिस्टम वाइज टॉपिक वाइज जो दिया हुआ है क्रम वाइज, आप उसको पढ़ते जाओगे और उसी पार्ट को आप देखते देखते पूरा एग्जामिनेशन कर लोगे। उस पार्ट में भी आपको क्या क्या देखना है वो भी उसमें लिखा हुआ है, कि आपको जैसे मान लीजिए ओरल कैविटी का अपन एग्जामिनेशन करते हैं तो ओरल कैविटी की कंडीशन कैसी है, ओरल कैविटी की बनावट कैसी है, टंग की क्या दिक्कत है, दांत कैसे हैं, दांत नेचुरल हैं या आर्टिफिशियल हैं, आप उसके अंदर अल्सर है या नहीं है, कि सभी जितने भी उसके पॉइंट है उसको आप फिलअप कर दो। वो जो पॉइंट है वो बेसिक पॉइंट है, उसको आप फिलअप कर दोगे तो डेफिनेटली है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपकी कोई चीज़ छूटेगी नहीं। इसलिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्मेट आपसे भरवाया जाता है। आपके पेशेंट के टिकट के अंदर जो प्रिंटेड होता है उसको आपको भरना पड़ता है। कई बार जैसे मान लीजिए आप आउट ऑफ फील्ड में जाते हो, एरिया में जाते हो, वहाँ आपके पास फिजिकल फॉर्मेट नहीं है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रकार से सिस्टमेटिक तरीके से फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए। आप एकदम से हेड से लेके और टो तक प्रत्येक पार्ट को आप उसमें क्या क्या चीज़ देखनी होती है ये आपके नॉलेज में होगा, तो आप बिना फॉर्मेट भी ढंग से फिजिकल एग्जामिनेशन कर पाएंगे। बाकी तो क्या है कि फॉर्मेट हो तो उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, उस फॉर्मेट को आप बस जो जो चीज़ उसमें पूछी गई है उसको आप फिलअप कर दो, ऑटोमेटिकली आपका कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इस फॉर्मेट को आपको बढ़ना है, उसमें हेड से लेके टो तक, यानी सिर से लेकर अंगूठे तक अपन फिजिकल एग्जामिनेशन इंटरनल एक्सटर्नल बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें जो फॉर्मेट के अंदर वो है जनरल अपीयरनेस। जनरल अपीयरनेस, प्रत्येक पार्ट का फिजिकल एग्जामिनेशन करने से पहले मोटे तौर के ऊपर आप क्या देखते हो। जैसे मान लीजिए मोटे तौर पे कोई पेशेंट आपको आता हुआ दिखाई देता है तो आपको उसकी साधारण तरीके से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
देखते ही आपको उसके क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, उस पेशेंट को देखने से काफ़ी हद तक आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि यार ये पेशेंट तो क्रिटिकल है, ये पेशेंट तो बहुत दुबला पतला है, ये पेशेंट तो हंसमुख है, ये पेशेंट तो एकदम डिप्रेशन में है। यानी जनरल अपीयरेंस उस पेशेंट की बहुत पतला है, मोटा है, या ये लंगड़ा के चलता है, इसको ब्लीडिंग हो रही है, उसको सांस में दिक्कत हो रही है, उसको चलने में दिक्कत हो रही है, ऐसी जनरल अपीयरेंस से आपको उसकी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी एक तो एकदम चल के आ रहा है आराम से पेशेंट, आपको पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट है या ऐसे ही मिलने आ रहा है। आके जब बताएगा तब पता चलेगा कि भाई सर मेरे को मत आपको दिखाने के लिए आया हो। यानी जनरल अपीयरेंस उसकी बहुत बेस्ट है। थोड़ी बहुत उसकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है या कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो बताने के बाद में आपको पता चलेगा। एक जनरल कंडीशन बहुत ख़राब है, टूटा फूटा है, एकदम से एक्सीडेंट हुआ है, लोग स्टेशन पे लेके आ रहे हैं, खून से सना हुआ है, एकदम से हाथ पैर है वो लटके हुए हैं, सिर फूटा हुआ है या दांत टूटे हुए हैं। यानी जनरल तरीके से देखने से या बहुत दुबला पतला है, मरियल है, चला भी नहीं जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो बेसिक हैं। जनरल अपीयरेंस के द्वारा अपने उसको पता चल जाता है। तो जो फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहला जो पॉइंट अपन नोट आउट करते हैं वो जनरल अपीयरेंस का अपन नोट आउट करते हैं। उसमें भी अपन क्या क्या पॉइंट फिलअप करते हैं। जनरल अपीयरेंस में आपको एक तो न्यूरिशमेंट, पेशेंट की डाइट कैसी है। अब आप बोलोगे सर जनरल अपीयरेंस से पेशेंट की डाइट का पता कैसे चलेगा कि इसकी डाइट क्या है, वो तो पूछने से पता चलेगा। अरे भाई उसकी देखने से अपन किसी पेशेंट को दुबला पतला देखते हैं तो बोलते हैं अरे यार खाना खाता है कि नहीं खाता। यानी अपन यहाँ तक बोलते थे कि खाना खाता है कि नहीं खाता, क्या खाता है वो तो बाद की बात है, कि इतना दुबला पतला है कि शायद इसको पूरा भरपेट खाना भी नहीं मिलता है। तो वो जनरल अपीयरेंस में न्यूरिशमेंट, एकदम से मरियल हड्डियाँ दिख रही है एकदम से, तो अपने को खाने का अंदाज़ा लग सकता है। तो जो न्यूरिशमेंट कंडीशन उसकी क्या है, वेल न्यूरिश्ड है या अंडर न्यूरिश्ड है। अगर उसका दुबला पतला है एकदम से वीक है तो इसका मतलब अंडर न्यूरिश्ड है, और एकदम तरोताज़ा है एकदम मस्त है तो इसका मतलब वो वेल न्यूरिश्ड है। तो आपको उसकी जो अपीयरेंस दिखाई देती है, उसकी हेल्थ कंडीशन जो दिखाई देती है, उसके हिसाब से आप वेल न्यूरिश्ड या अंडर न्यूरिश्ड आप उसको लिख दें। उसके बाद में है बॉडी बिल्ड, उसकी बॉडी की बनावट कैसी है, तो उसमें थिन है या ओबेज है। बॉडी की बनावट वो दुबला पतला है तो थिन लिख दो, अगर वो मोटा ताज़ा है तो ओबेज लिख दो, अगर बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा तो और ओबेज, यानी बहुत ज़्यादा मोटा ताज़ा है तो और ओबेज उसको लिख दो। तो उसके अपन उसकी जो बॉडी बिल्ड है उसकी जो वो थिन या ओबेज अपन उसको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में हेल्थ, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। हेल्थ कंडीशन का कैसे पता चलेगा भाई वो हेल्थी और अनहेल्थी। हेल्थी का मतलब एकदम से तंदुरुस्त है, चल के आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम से मोटा ताज़ा है, आराम से एक्टिव है, हर बात एकदम से चल, कोई किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी नहीं है, इसका मतलब वो हेल्थी है। हालांकि वो दिखाने के लिए आया तो दिक्कत तो है उसको कोई, लेकिन वैसे बॉडी की साइज से उसको कोई ऐसी दिक्कत महसूस नहीं होती है, तो वो हेल्थी है। और हेल्थी होगा वो जल्दी रिकवर होगा, जल्दी वो ठीक होगा क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है। तो अपन बॉडी जो उसका हेल्थ कंडीशन है वो हेल्थी है या अनहेल्थी है। अगर वो एकदम से दुबला पतला, एकदम से वीकनेस ऐसी महसूस होती है और उसको चलने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब अनहेल्थी है। वो हेल्थी नहीं है, उसकी बॉडी बिल्ड जो और उसकी साइज और उसकी कंडीशन ऐसी लग रही है जिससे वो हेल्थी महसूस आपको नहीं दिख रहा है। उसके बाद में है एक्टिविटी। एक्टिविटी एक्टिव और डल या टायर्ड। एक्टिविटी यानी उसकी तंदुरुस्ता, यानी वो एक्टिव है या डल है या टायर्ड, थकान महसूस करता है। देखो कई बार कई पेशेंट को देखने से या आदमी को देखने से वो एकदम सुस्त ऐसा रहता है, अपन बोलते थे यार आज ऐसे कैसे उदास है और कैसे सुस्त कैसे दिख रहा है। यानी उसकी आलसपन और उसका जो थकान जो है वो आपको शो हो जाती है उसकी हालचाल से। और एक एकदम से एक्टिव है, आराम से हंसता खुलता आराम से कोई बिना किसी दिक्कत के चल रहा है, इसका मतलब वो बंदा एक्टिव है एकदम से। और एक टायर्ड थका हुआ महसूस होता है या डल एकदम से लीजी महसूस दिख रहा है आपको, वो डल कहलाता है। तो आपको वो किस प्रकार का दिखाई दे रहा है वो चीज़ आप वहाँ पे एक्टिव, डल या टायर्ड अपन उसको मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में है मेंटल स्टेटस। देखो दो प्रॉब्लम होती हैं, एक तो फिजिकली और एक मेंटली। जनरल अपीयरेंस में एक तो फिजिकल अपन शारीरिक कंडीशन को देखते हैं तो वो तो फिजिकली प्रॉब्लम होती है, वो फिजिकल दिक्कतों का अपन वो एग्जामिनेशन करते हैं। एक होता है मेंटल, तो फिजिकली तो अपन ने देख ही लिया जनरल तरीके से कि वो न्यूरिशमेंट कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसी है, हेल्थी है या अनहेल्थी है, एक्टिव है या डल है। अब अपन उसकी मानसिक स्थिति को भी अपन एक साधारण तरीके से आकलन करते हैं, जनरल तरीके से, बेसिक तरीके से। बाकी तो उसके और इन्वेस्टिगेशन और उसकी स्टिकुलेशन करेंगे उसमें अपने को पता चल जाता है। लेकिन बेसिक रूप से अपन जो मेंटल स्टेटस उसका अपने को कैसा महसूस हो रहा है, उसकी बातचीत करने से या उसके हाव भाव से अपने को उसकी मानसिक स्थिति का भी पता चल जाता है।
तो मेंटल कंडीशन के अंदर पहला तो है कॉन्शियसनेस। सबसे पहली बात तो अपना दिमाग है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, पेशेंट होश में है या बेहोश है। क्योंकि मानसिक स्थिति अगर पेशेंट बेहोश है इसका मतलब उसको तो सेंस ही नहीं है, इसके तो ब्रेन में कोई चोट है या कोई ब्रेन को सप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो तो अनकॉन्शियस है। और कॉन्शियस है या कोमा में है, ये मेंटल स्थिति का अपन पता लगा के, और वो पेशेंट अगर बातचीत नहीं कर रहा है, एकदम से बेहोश कंडीशन में पड़ा हुआ है, किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं, इसका मतलब अनकॉन्शियस है। और एकदम बिल्कुल डल, एकदम से बिना कोई निष्क्रिय पड़ा है, इसका मतलब वो कोमा में है, उसका ब्रेन एकदम से एक्सटर्नल स्टिमुलेशन ले ही नहीं रहा है, तो वो कोमा में है। और अगर पेशेंट बातचीत कर रहा है आराम से, तो थका हुआ भी है, सब कुछ है, लेकिन बातचीत कर रहा है, इसका मतलब मानसिक स्थिति रूप से वो कॉन्शियस लेवल में है। तो पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस, उसको अपन मेंशन कर देते हैं। दूसरा लुक, लुक पेशेंट का कैसा दिखाई देता है। लुक में उसमें एंजियस, वेरिड या डिप्रेस्ड। देखो लुक में पेशेंट के हाव भाव, चेहरे के हाव भाव अपन नोट आउट करते हैं। एक तो पेशेंट गुस्से में महसूस होता है, एंजियस से चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बात करते हैं तो वो ऐसे अलग ही तरीके से बात करता है, अपने को भी थोड़ा सा ऐसा इरिटेशन होता है। एक चिंतित है, वरीड है, एकदम से बहुत ही कोई गहरी सोच में पड़ा हुआ है, तो अपन उसको पूछते हैं, अचानक ध्यान नहीं देता अपने पास पे, अचानक से क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐसे बोलता है, इसका मतलब वो वरीड है। और एक डिप्रेस्ड, एकदम मूड स्टेबल है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा वो चिंतित है। तो इस वो कैसी कंडीशन है उसको, वो एंजियस है या वो डिप्रेस्ड है या वो वेरिड है, किस कंडीशन में है, चिंतित है कि कोई चिड़चिड़ापन है उसमें, वो उसकी मानसिक स्थिति को शो करता है। जो अच्छा आदमी होगा वो एकदम से वेल्डन रहेगा, हंसता खेलता रहेगा, जबकि मानसिक रूप से प्रभावित व्यक्ति है वो चिंता में रहेगा या डिप्रेशन में रहेगा या वो गुस्सा करेगा बात बात पे, इसका मतलब इसकी मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। उसके बाद में हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट, पेशेंट का वजन कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ये चीज़ पेशेंट की फिजिकल फिटनेस को शो करता है। हाइट एकदम उम्र के हिसाब से अगर सही है, कोई बच्चा आता है उसकी हाइट कम होती है तो अपन बोल देते हैं भैया इसका ग्रोथ सही नहीं हो रहा, उसको थोड़ा खाना सही दो। अगर उसकी हाइट अच्छी है तो अपन बोलेंगे बहुत अच्छा है। वेट है वो कितना है, अगर उसके एज के अकॉर्डिंग उसका वेट अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब वो अच्छा वेल है, अगर उसका वेट नॉर्मल नहीं है इसका मतलब वो अनहेल्थी है, अगर ज़्यादा है तो भी अनहेल्थी है और अगर कम है तो भी वो अनहेल्थी है। इसलिए उसका वेट और हाइट जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और स्पेशल तौर से बच्चों के लिए ये फिजिकल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं वो बच्चे का वेट और हाइट से ही उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट का पता लगाते हैं। मेंटल स्टेटस का भी उसका बातचीत करने से, बच्चे की एक्टिविटी से उसका पता लगाते हैं। तो हाइट और वेट जो है वो अपन उसका चेक करते हैं कि हाइट कितनी है, वेट कितना है, अंडर वेट है या ओवर वेट है या नॉर्मल है, वो चीज़ अपन यहाँ मेंशन कर देते हैं। उसके बाद में है स्किन कंडीशन, फिर पेशेंट की स्किन के ऊपर जाते हैं अपन। देखो कैसे सिस्टमेटिक तरीके से अपन फॉर्मेट भर रहे हैं, बहुत लंबा फॉर्मेट है, अपन कल तक इसको पूरा करेंगे। तो स्किन कंडीशन, अब स्किन का कलर कैसा है, जैसे क्योंकि स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पेशेंट की स्किन प्रॉब्लम है वो तब भी देखते हैं। हालांकि अपन पेशेंट की जो मेन बातचीत करने से जो मेन दिक्कत है उसके ऊपर फोकस देते हैं। कई बार क्या होता है कि माइनर प्रॉब्लम होती है तो अपन पर्टिकुलर उसी पार्ट के ऊपर उसका एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं, उसका आपको पूरा फॉर्मेट भरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी डिफेक्टेड है, उसकी पूरी बॉडी में हर सब सिस्टम में उसकी दिक्कत आ सकती है, तब अपने को पूरा फिजिकल फॉर्मेट भरना है। बाकी जो 3 प्रकार से अपन करते हैं उसको, एक तो बेसिक होता है, एक जनरल होता है, बेसिक मतलब या जनरल या फिर मीडियम और एकदम स्पेशल। तो अपन बेसिक होता है उसको तो अपन पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट के ऊपर दिक्कत होती है, तो वो जैसे अंगुली की आपके लग गई, तो आप अचानक अंगुली के लगी है तो आपको पूरी आँख कान नाक सब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो माइनर प्रॉब्लम है। आप अंगुली को देखो, आप अंगुली से, अंगुली भी दूसरे बहुत प्रभावित कर सकती है। अगर पेशेंट की अंगुली बाद में ठीक नहीं हुई तब वो बॉडी के दूसरे पार्ट को भी देखना है, कहीं शुगर तो नहीं है, कहीं और तो नहीं जिससे ये अंगुली ठीक क्यों नहीं हुई, वो चीज़ बाद की बात है। लेकिन यहाँ पर बेसिक रूप से अपन उसको जनरल तरीके से पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के ऊपर उसका अपन एग्जामिनेशन करते हैं। और मीडियम जो होता है उसमें क्या होता है कि 2-3 जगह पेशेंट की दिक्कत है तो आप उन जगहों को देखोगे, और सीरियस वो होता है कि पूरी बॉडी पेशेंट की खंजर है, इंजूर्ड है, तब अपन उसको स्पेशल तरीके से देखेंगे। तो ये फॉर्मेट तो आपको स्पेशल तरीके का पढ़ाएंगे अपन, ताकि सीरियस से सीरियस पेशेंट की भी प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसमें स्किन कलर जो है, स्किन कलर के अंदर अपन देखो क्या क्या चीज़ चेक करते हैं। सबसे पहले तो कलर ही चेक करते हैं स्किन का। स्किन का कलर में क्या है,
जैसे जनरल शाइनिंग स्किन है, एकदम ब्राउनिश है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है तो नॉर्मल लिखेंगे। बाकी पेलर, जॉन्डिस या साइनोसिस, पेल कलर की है, जॉन्डिस पीला कलर हो जाता है, पीलिया होता है तो स्किन का कलर पीला हो जाता है, या ऑक्सीजन की कमी होती है तो साइनोस्ड स्किन हो जाती है। तो स्किन कलर कैसा है, पेलर है या जॉन्डिस है या साइनोस्ड है, वो कलर अपन उसको मेंशन करेंगे। और अगर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, ब्राउनी से बिना कोई कलर डिफेक्ट है तो आप नॉर्मल लिख दोगे, नॉर्मल स्किन कलर। उसके बाद में है टेक्सचर, बनावट, स्किन की बनावट कैसी है, किस प्रकार की स्किन है। इसमें देखो ड्राइनेस, अगर रूखी स्किन है तो ड्राइनेस है। फ्लेकिंग, अगर लटकी हुई स्किन है, जैसे कोई बूढ़े लोग हो जाते हैं स्किन बॉडी टिश्यू से जगह छोड़ देती है, वहाँ से वो डिस्प्लेट हो जाती है, वो लटकने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन फ्लेकिंग। तो अगर वो लटक रही है इसका मतलब वो या तो एज फैक्टर है या फिर उसकी न्यूरिस्ट प्रॉब्लम है, यानी उसकी स्किन दिक्कत है जिसके कारण स्किन और बॉडी टिश्यू से अलग हो गई वो स्किन और वो लटकने लग गई, तो वो भी एक अबनॉर्मलिटी है। और एज फैक्टर के हिसाब से होती है, वो अबनॉर्मलिटी नहीं है, वो उम्र के हिसाब से है, वो ज़्यादातर उम्र के हिसाब से होती है। लेकिन कईयों की जैसे अबनॉर्मलिटी होती है या कोई मालन्यूरिश्ड होते हैं तो उसमें ऐसी दिक्कत कम उम्र में भी आ जाती है। व्रिंकल्स, सलवटें हैं स्किन पे अंदर, तो वो भी कोई न कोई अबनॉर्मलिटी या कोई दिक्कत के कारण होती है या एज फैक्टर के कारण होती है, वो अपन चेक करते हैं। मॉइस्चर, नमी है, यानी चिपचिपाट स्किन के ऊपर है तो वो भी कोई दिक्कत के कारण होता है। जैसे डायबिटीज पेशेंट होते हैं या कोई जिसको पसीना ज़्यादा आता है तो उसकी स्किन क्या होती है, नमी युक्त होती है, तेली होती है, तो वो भी कोई दिक्कत पैदा होती है तभी होती है, वरना स्किन होती है वो एकदम नॉर्मल कलर होता है, अंदर ड्राइनेस होती है, अंदर मॉइस्चर होती है। तो ये चीज़ अपन उसकी बनावट चेक करते हैं, ड्राइनेस, फ्लेकिंग, व्रिंकलिंग और मॉइस्चर, यानी पेशेंट रूखी है या नहीं है, उसके सलवटें वो लटक रही है स्किन, फ्लेकिंग मतलब जो स्किन लटकती है उसको बोलते हैं, व्रिंकल सलवटें हैं या नहीं है, और मॉइस्चर नमी युक्त है या नहीं है, वो चीज़ अपन चेक करते हैं। उसके बाद में है टेम्परेचर। टेम्परेचर स्किन के हाथ लगा के, ऐसे बॉडी का हाथ लगाते हैं स्किन के ऊपर, तो वार्म, अगर बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको गर्म महसूस होती है। कोल्ड एंड क्लेमी, अगर ठंडी है और क्लेमी चिपचिपाट है एकदम से, तो वो अपन उसको यानी मॉइस्चराइज और उसकी गर्म और ठंडी है कैसा होता है। कई बार जैसे सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है या पेशेंट की बीपी फॉल हो जाती है तो वो एकदम से नॉर्मल टेम्परेचर भी महसूस नहीं होता, आपको ठंडी महसूस होती है, तो वो किस प्रकार की स्किन का जो टेम्परेचर है वो अपन उसको चेक करते हैं। उसके बाद में लेसेंस, उसके बाद में क्या चेक करते हैं अपन, लेसेंस, घाव, स्किन के ऊपर कोई घाव या कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे फुंसियाँ होती हैं स्किन के ऊपर जैसे अपन इचिंग प्रॉब्लम जैसे दाग हो जाते हैं या स्किन के ऊपर घाव हो जाता है, वो चीज़ें अपन चेक करते हैं, तो वो क्या बोलते हैं उसको, लेसेंस, यानी वोंड है या नहीं है, जैसे मैकुल्स, पेपोल्स, अल्सर या वोंड। कई बार क्या होता है, ऐसे क्रैकिंग आ जाती है, स्किन फटी हुई होती है, स्किन के ऊपर दाग होता है, स्किन के ऊपर फुंसियाँ होती हैं, स्किन के ऊपर मवाद की फुंसियाँ होती हैं या स्किन के ऊपर घाव होता है गहरा, तो वो स्किन के ऊपर है या नहीं है, लेसन यानी घाव है या नहीं है, या स्किन एकदम शाइनिंग नॉर्मल कलर में है, या स्किन बिना वोंड, बिना किसी कोई स्किन अबनॉर्मलिटी है नहीं, जैसे दाद है, फुंसियाँ हैं, घाव है या क्रैकिंग है स्किन के ऊपर, वो अगर है तो अपन उसको लेसन के अंदर मेंशन कर देंगे कि क्या क्या उसके ऊपर अबनॉर्मलिटी है, तो उससे उसकी स्किन प्रॉब्लम, यानी ये स्किन डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसकी स्किन की सारी बारीकी से उसकी